नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट लेसन जो है वो प्रारंभ किया था, 10वां लेसन प्रारंभ किया था हेलोजन व्युत्पन्न, या अपन यूं कह सकते हैं हेलो एल्केन जो है हमने प्रारंभ किया था। चैप्टर का नाम है आपके हेलोजन व्युत्पन्न। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो हेलो एल्केन होते हैं उनके सामान्य परिचय के बारे में बात की थी, उनके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, और हेलोजन कार्बन की जो बंध की प्रकृति है उसको लेकर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि जो हेलो एल्केन है इनके निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं, इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इजी लेक्चर और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। और मैं बता देता हूं आपको कि यहां मैं केवल वही आपको पढ़ाऊंगा जो आपके बुक के अंदर है, और जितना आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है और जितना आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। आई एम 100% श्योर कि इस लेक्चर के बाहर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल अगर आप इसको लेक्चर को ध्यान से देखोगे और टेलीग्राम चैनल से जो नोट्स जो हमने डाल रखे वहां से डाउनलोड कर लोगे, आपको किसी प्रकार का और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू 12th के लिए आपको बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात जेई और नेट की, कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो उसके लिए देखिए हम अलग से सीरीज लेके आएंगे और वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा जो मुख्य फोकस है वो केवल 12th क्लास के ऊपर है, तो हम अभी उतना ही करा रहे हैं जितना आपको 12th के हिसाब से यानी 12वीं बोर्ड के हिसाब से आपको आवश्यक है, और वही मैटर हम आपको करवा रहे हैं। तो उसमें आप निश्चिंत रहिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो आपके नहीं जाएगा, है ना। कंप्लीटली जिस अभिक्रिया की क्रियाविधि आपके पूछी जाती है वो मैं आपको कराऊंगा, जिसकी क्रियाविधि नहीं पूछी जाती है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। जब हम हाई लेवल का अपन जैसे मान लो कि बीएससी लेवल के लिए बात करेंगे या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से जब मैं कोई अलग से वीडियो लेकर आऊंगा तो वहां हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हेलो एल्केन है इसके निर्माण की कौन कौन सी विधियां है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्केन के द्वारा, है ना। एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा जो है हेलो एल्केन अपन कैसे बनाते हैं ये हम बात करते हैं। देखिए एल्केन के बारे में या एल्किन के बारे में या एल्काइन के बारे में आपका जो 11th क्लास का जो चैप्टर है 13वां चैप्टर हाइड्रोकार्बन, वहां आपने जो इनके जो रासायनिक गुण पढ़े थे वही यहां पर क्या हो जाएगी, आपके हेलो एल्किन बनाने की विधि हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले, जैसे CH4 है, इस CH4 की क्रिया कराता हूं मैं किससे, क्लोरीन से, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराता हूं। किसकी उपस्थिति में कराता हूं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां से क्या होगा, एक क्लोरीन यहां जुड़ेगा और यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3Cl मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, और बाहर क्या निकल जाएगा HCl। देखिए जब भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H यानी जब भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसकी जो क्रिया विधि होती है वो क्या होती है, मुक्त मूलक विधि द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, मुक्त मूलक। ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो कौन सी विधि से होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि, यानी फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रिया विधि से वो अभिक्रिया होती है। तो ये भी क्रिया भी जो है मुक्त मूलक क्रिया विधि से होती है। और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से क्या होगा कि क्लोरीन फिर से ये क्रिया जो होगी ये क्या हो जाएगा आपका CH3Cl और ये Cl2 क्या बन जाता है, CH2Cl2, और बाहर क्या निकल जाता है HCl। ठीक है, तो ये क्रिया विधि जो आपने पढ़ी होगी इस प्रकार से इसमें क्या होता है, देखिए और क्या होता है, CHCl2 और क्या बन जाएगा यहां पर, फिर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl, यानी एक एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा और एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकलता जाएगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये है आपके पास मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, एक हेलोजन है। ये आपके पास डाई हेलो एल्केन, 2 हेलोजन है। और ये आपके पास क्या है, ट्राई हेलो एल्केन यानी 3 हेलोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस विधि में क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्केन के द्वारा जो अपन हेलो एल्केन बनाते हैं,
एल्केन के द्वारा जो हम हेलो एल्केन बनाते हैं उसमें आपको मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये जो विधि है शुद्ध हेलो एल्केन बनाने की विधि नहीं है, ठीक है। यानी इस विधि के द्वारा शुद्ध हेलो एल्केन या अपन यूं कह सकते हैं क्लोरो एल्केन जो है वो नहीं बनाई जा सकती है। क्लियर। इसकी अगर मैं क्रियाविधि की बात करूं तो मैंने बताया था कि जैसा कि जो क्रियाविधि आपकी दी होगी वो ही मैं कराऊंगा। इसकी क्रियाविधि के लिए आपका जो 11th क्लास का जो 13वां चैप्टर है आपने पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स लिखे हुए होंगे, उसमें आप इसकी क्रियाविधि देख सकते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा, ठीक है। तो ये पहली विधि हो गई आपके एल्केन के द्वारा जो है अपन हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले अपन बात करते हैं एल्कीन के द्वारा। देखिए एल्कीन के द्वारा अपन हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए एल्कीन के अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करवाते हैं एल्कीन के साथ। जैसे मैं ले रहा हूं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसकी क्रिया कराते हैं अपन किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड यानी यहां पर लेता हूं मैं HX, ठीक है। यहां पर X यहां पर क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना। यहां पर X यहां पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो देखिए ये जो एल्कीन है ये मेरे पास सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन का मतलब क्या हुआ कि यहां से अपन इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेता हूं आपके लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी भी क्रिया करा रहा हूं मैं HX के साथ। किसके साथ करा रहा हूं, HX के साथ। तो इसमें क्या होगा अपन जानते हैं जब भी एक पाइबंध टूटता है, एक पाइबंध टूटता है और दो सिग्मा बंध बनते हैं, तो यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये एक पाइबंध टूटेगा और दो सिग्मा बंध बनेंगे, ठीक है। एक पाइबंध टूटेगा और दो सिग्मा बंध बनेंगे, ठीक है। तो एक जगह पर तो क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहां पर जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन मान लो यहां जुड़ जाता है इस जगह पे, तो दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, अब एक और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा CH3, ये बंध टूट चुका है और ये हो जाएगा CH2 और यहां पर ये क्या जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, X, यानी ये हेलोजन जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा, ठीक है। X यहां पर मैंने बताया था आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। मान लो कि इस HX की जगह पर अगर आप ले लेते HCl ले लेते, तो यहां इसकी जगह पर क्या आ जाता, Cl आ जाता, X की जगह पर क्या आ जाता, Cl आ जाता है ना। उसी प्रकार से इसकी अगर अपन बात करें तो देखो यहां पर ये पाइबंध टूटेगा और दो सिग्मा बंध बनेंगे, तो एक जगह पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, एक जगह पे हेलोजन, ठीक है। अब आप चाहो तो चाहे इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे जोड़ दो, चाहे इस कार्बन पे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये CH3, मैंने इस हाइड्रोजन को इस पे जोड़ा, ठीक है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर क्या जुड़ जाएगा बताओ, अगर इस पे क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन, तो ये क्या हो जाएगा CH और क्या हो जाएगा ये X और ये CH2 CH3, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली यदि एल्कीन कैसी हो, सममित हो, यानी उस एल्कीन को बराबर भागों में बांटा जा सके। जैसे मान लो ये है, देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। ले लिया, चलो देखिए यहां से इस एल्कीन को बराबर भागों में बांट सकते हैं, यहां से इस एल्कीन को बराबर भागों में, देखो इधर CH3 CH है, इधर भी CH3 CH, ठीक है। तो यदि आप सममित एल्कीन की HX के साथ क्रिया करवा रहे हो तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि यहां पर हम क्या करें, असममित एल्कीन लेते हैं, यदि यहां हम असममित एल्कीन लेते हैं तो जो अभिक्रिया होगी वो मार्कोनिकोव के नियम से होगी। यदि यहां असममित एल्कीन ली जाए तो जो अभिक्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, मार्कोनिकोव के नियमानुसार होगी। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं R, देखिए R का मतलब होता है एल्किल समूह, ठीक है। R CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ, HX के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, HX के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा देखिए,
यहां पर क्या होगा कि जो अभिक्रिया होगी ये मार्कोनिकोव के नियमानुसार होगी, क्योंकि ये जो एल्कीन है ये कैसी है, असममित। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप आर की जगह पे CH3 भी लिख सकते हो, यानी ये एल्किल समूह होता है। क्या होता है, आर का मतलब एल्किल समूह होता है, ठीक है। जहां पर आप CH3 लिखो चाहे C2H5 लिखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए कि ये असममित एल्किन है और इस असममित एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का अपन क्या करवा रहे हैं, योग करवा रहे हैं। इस पर किसका योग करवा रहे हैं अपन, HX का। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होगी। अब आप कहोगे गुरुजी ये मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, तो दोस्तों आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा मार्कोनिकोव के नियमानुसार जब किसी असममित एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई जाती है। मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, देखिए जब किसी असममित एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है। तो यहां अगर अपन बात करें कि ये दोनों देखिए द्विबंधित कार्बन है और इसमें अपने को किसका योग करवाना है, HX का योग करवाना है। तो मार्कोनिकोव के नियम से हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा या उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और हेलोजन उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये क्या बनेगा देखिए CH3CH और यहां कौन जुड़ेगा, X जुड़ेगा और इधर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3। और ले लेते हैं अपन इसका एग्जांपल, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी क्रिया अपन कराते हैं HX के साथ, किसके साथ करवाते हैं, HX के साथ इसकी क्रिया अपन करवाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, देखो यहां पर ये हाइड्रोजन कहां लगेगा, यहां जुड़ेगा और ये हेलोजन कहां जाएगा, यहां जाएगा, क्योंकि ये भी देखो जो एल्किन आपको दिखाई दे रही है कैसी है, असममित। तो यहां क्या होगा, ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH क्या लग गया इसके साथ X और ये क्या हो गया CH3, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही होती है या इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकार की होती है, यानी इसमें जो आक्रमण करेगा पहले कौन करेगा, हाइड्रोजन आक्रमण करेगा। कौन आक्रमण करेगा, हाइड्रोजन पहले आक्रमण करेगा, ठीक है। इसलिए ये कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकार की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की असममित एल्कीन पर। असममित एल्कीन पर जब भी अपन हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाएंगे तो जो अभिक्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होगी। और मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन की क्रिया HX के यानी हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और हेलोजन उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्लियर। अब देखिएगा आगे क्या होता है, यदि मैं क्या करूं, यहीं पर इस असममित एल्कीन को ही लेता हूं और इसमें क्या करता हूं, परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया मैं करवाता हूं। ठीक है, और ये अभिक्रिया मैं कराता हूं किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाता हूं। किसकी उपस्थिति में करवाता हूं, परऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो अभिक्रिया होगी अब मार्कोनिकोव के नियम के क्या होगी, विपरीत होगी, यानी एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार होगी। किसके अनुसार होगी, एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार होगी। यानी यदि किसी असममित एल्कीन पर HX का योग करवाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यदि परऑक्साइड की उपस्थिति में, यदि परऑक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन पर HX का योग करवाया जाता है तो अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम के क्या होती है, विपरीत होती है। अर्थात हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो और हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो,
अधिक हो। कब? जब ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही हो? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हो रही हो तो ये स्थिति होती है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो CH3, ये क्या हो जाएगा? CH, यहां पर क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन, तो ये क्या हो जाएगा? X, और ये क्या हो जाएगा? CH3, क्या हो जाएगा? CH3। ऐसा कब होगा? जब ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही हो? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही हो। तो इस प्रकार की जो स्थिति है ये देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये विधि अपन ने देख ली कि जो एल्कीन है उस एल्कीन के द्वारा हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। ये आपके पास हेलो एल्केन आ गया है। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा हेलो एल्केन है, ये किस प्रकार का है, तो हम कह सकते हैं गुरुजी ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये गुरुजी ये क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री या अपन कह सकते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं कि जो एल्कोहल है, जो एल्कोहल है उसके द्वारा अपन हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे की विधि हम बात करते हैं। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि यदि यहां पर देखिए हम क्या लिख रहे थे? HX लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? HX। ठीक है, तो यहां मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। यदि HX में अगर आपके पास क्या हो? HCl हो, या क्या हो? HBr हो, या फिर क्या हो? HI हो। इन तीनों में से सबसे पहले अभिक्रिया कौन करेगा? इन तीनों में से हमने लिया था ना यहाँ पर HX, तो इन तीनों में सबसे पहले अभिक्रिया कौन करेगा? सबसे पहले अभिक्रिया कौन करेगा, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसके अभिक्रिया के ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा वो कौन होगा? HI होगा। उसके बाद कौन होगा? HBr होगा। और सबसे कम कौन होगा? HCl। आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखिए, जब हम क्या करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है ना। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होंगे? दूर होंगे। और ऐसे में हम जानते हैं कि जब आकार बढ़ जाता है तो जो बंध जो है वो क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। आकार बढ़ने से बंध क्या होता है? दुर्बल होता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो इन तीनों में जो आकार बड़ा होगा, किसका बड़ा होगा? आयोडीन का बड़ा होगा। तो जो दुर्बल बंध होगा वो किसका बंध होगा? HI। इसका बंध क्या होगा? दुर्बल होगा। दुर्बल होने के कारण ये बंध आसानी से टूट जाएगा। और जब ये बंध आसानी से टूटेगा तो अभिक्रिया भी क्या होगी? आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशीलता जो होती है वो किसकी होती है? HI की होती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन एल्कोहल से। देखिए, बहुत अच्छी विक्रिया है एल्कोहल वाली, कई बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है एल्कोहल को लेकर। देखिए, एल्कोहल से अपन जो है किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, कौन कौन सी विधियां है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हेलोजन अम्ल जो है, इस यहां पे भी अपन HX की बात करेंगे। हेलोजन अम्ल बात करते हैं अपन एल्कोहल की। एल्कोहल यानी CH3OH। ठीक है, इसकी क्रिया अपने को करानी है, किसके साथ करानी है? हेलोजन अम्ल के साथ करानी है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं अपन, HX के साथ क्रिया करवाते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो अभिक्रिया होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। और यहां अपने को थोड़ी सी हीट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हीट की। तो यहां क्या होगा मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं HX की, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है HX। तो यहां से देखो ये बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। यहां से क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। तो इधर क्या बचेगा? CH3
और क्या बचेगा, ये X है और बाहर क्या निकल गया, H2O। क्या निकल गया, H2O। अब देखिए HX के रूप में यहां पर क्या क्या ले सकते हैं। देखिए मैं लेता हूं CH3OH और क्या लेता हूं HCl। क्या लेता हूं, HCl। तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, यानी जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यदि मैं ले लेता हूं CH3OH और क्या ले लेता हूं HBr, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Br, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। यदि मैं ले लेता हूं CH3OH प्लस क्या ले लेता हूं मैं यहां पर HI, क्या ले लेता हूं HI, तो ये क्या बन जाएगा, CH3I, यानी एल्किल आयोडाइड, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिया, HCl लिया, HBr लिया और HI लिया। तो इनमें सर्वाधिक क्रियाशील कौन होगा, जैसा कि मैंने अभी बात की, अगर हम इनके हेलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो इसमें जो क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी वो किसकी होगी, HI की होगी। उसके बाद कौन होगा, HBr, और फिर कौन होगा, HCl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपके हाइड्रोजन हैलाइड, या अपन कह सकते हैं हेलोजन अम्ल की क्रिया हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं यदि यहाँ एल्कोहल जो है अपन 3 प्रकार के ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी क्रियाविधि के बारे में बता देता हूं आपको कि कौन ज्यादा क्रियाशील होगा। ले लिया, चलो देखते हैं इसको। देखो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो इधर ये भी बहुत कई बार पूछा जाता है, CH3OH, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, या जिसे अपन कह सकते हैं तृतीयक एल्कोहल। गुरुजी कैसे होगा, देखिए ये OH समूह, ये क्या है, एल्कोहल को दर्शाता है, और ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से। तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री, या जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, तृतीयक भी कह सकते हैं। 3 डिग्री या तृतीयक कह सकते हैं। और देखो CH3OH, ठीक है, जिस कार्बन से, इस कार्बन से, देखो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, वे कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। तो मैं कह सकता हूं ये 2 डिग्री, या जिसे हम और क्या बोलते हैं, द्वितीयक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक। और देखते हैं हम CH3CH2OH, ठीक है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री या प्राथमिक। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री या प्राथमिक। अब देखिएगा CH3OH, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब अगर बात करते हैं कि जैसे मैंने बात की कि सबसे अधिक क्रियाशीलता की बात की, तो कौन था, HI, उससे कम कौन था, HBr, उससे कम कौन था, HCl। सर आपने HF की बात क्यों नहीं की। देखिए HF जो होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, उसकी विक्रिया क्या होती है, प्रचंड होती है, विस्फोट के साथ होती है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनका जो कारण मैंने आपको बताया है कि ये ज्यादा क्रियाशील क्यों होगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है आयोडीन का, यहाँ बंद क्या होता है, दुर्बल होता है, वो बंद आसानी से टूट जाता है, इसलिए ये सबसे पहले क्रिया करता है। ठीक है, ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने जो एल्कोहल लिया है उन तीनों एल्कोहल में से ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं 3 डिग्री एल्कोहल लेता हूं, यहां पर CH3 और ये क्या हो जाएगा, OH, और यहां मैं ले लेता हूं HCl। क्या ले लेता हूं, HCl ले लेता हूं। तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये जल बाहर निकल जाएगा। देखो H यानी H2 और ये O बाहर क्या निकल जाएगा,
ये H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, देखो ये CH3 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 और ये क्या है C, और क्या लग जाएगा Cl, है ना। तो ये हो जाएगा CH3, ऊपर भी क्या हो जाएगा आपका CH3 मेथिल समूह, नीचे भी मेथिल समूह, और ये क्या हो गया Cl। ठीक है, ये मैंने 3 डिग्री का भी एग्जांपल करके बता दिया। उसी प्रकार से अगर हम 2 डिग्री लेंगे तो यहां से ये OH निकल जाएगा और यहां पर कोई ना कोई हेलोजन लग जाएगा। 1 डिग्री का हमने करके देखा था, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री का हमने करके देखा था। ठीक है, अब इन तीनों में से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या चौथा भी ले लेते हैं 0 डिग्री। अगर ये एल्कोहल लिए जाए तो इनमें से सबसे पहले अभिक्रिया कौन देगा, इन तीनों एल्कोहल में से HX के साथ, इन तीनों एल्कोहल में से HX के साथ सबसे पहले अभिक्रिया कौन देगा, है ना, इनके साथ अभिक्रिया पहले कौन देगा। तो मैं यहां कहूंगा कि जो 3 डिग्री है वो सबसे पहले HX के साथ अभिक्रिया देगा। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 डिग्री क्रिया करेगा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 0 डिग्री। इसकी क्रियाशीलता का क्रम ये होगा। गुरुजी क्यों होगा, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, यहां हम इनके कारण को भी जानेंगे। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है, यहां आपको थोड़ा 11th का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जहां आपने कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन के बारे में पढ़ा था, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपने वहां पर प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी कक्षा 11 में पढ़ा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन को धकेलना, उसके बारे में भी पढ़ा होगा, या इलेक्ट्रॉन को खींचने के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। और कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, या जिसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन के बारे में भी आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो वही कंसेप्ट अपने को यहां पे लगाना है। तो समझिएगा, जब यहां से OH निकलेगा तो यहां पर क्या होगा कि हम जानते हैं इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। तो यहां पर कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, धनायन आ जाएगा, कार्बन पर क्या जाएगा यानी धनावेश आ जाएगा, कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश। यहां से भी इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहां पर भी कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा, क्या जाएगा, धनावेश। यहां से भी इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, तो कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश। और यहां से भी ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, तो कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो धनायन आ गए, यानी जो कार्ब धनायन आ गए हैं, क्या आ गए, कार्ब धनायन। ठीक है, अब देखिएगा, ये कार्ब धनायन है, नहीं, इस कार्बन के ऊपर धनावेश है और ये कार्ब धनायन, और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 3 डिग्री। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो ये कार्ब धनायन है और कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। इसकी बात करें तो ये कार्ब धनायन है, कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। और अगला वाला वो तो है ये 0 डिग्री। ठीक है, अब मैं पूछूं आपको कि इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा। तो देखिए, स्थायित्व की अगर हम बात करें तो ये जो +3 तीन समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, CH3 CH3 CH3, ये क्या दर्शाते हैं, +I प्रभाव दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, +I प्रभाव दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या दर्शाते हैं, +I प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेंगे, कार्बन की तरफ धकेलेंगे। किस तरफ धकेलेंगे, कार्बन की तरफ धकेलेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका जो धनावेश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ये भी यही चाहता है कि इसका धनावेश कम हो जाए। ठीक है, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि इनमें सबसे अधिक जो स्थायी होता है, सबसे अधिक जो स्थायी होता है वो कौन होता है, 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे अधिक स्थायी होता है। और किसी भी अभिक्रिया में वह उत्पाद सबसे अधिक बनता है जिसका स्थायित्व जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, इनके स्थायित्व के बारे में आपने कक्षा 11 में डिटेल में आपने पढ़ा होगा, विस्तार से आपने अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, जो 3 डिग्री कार्ब धनायन है वो सबसे अधिक स्थायी होगा, और जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है किसी भी अभिक्रिया में वे उत्पाद सबसे अधिक बनता है जिसका स्थायित्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक स्थायित्व किसका होगा, 3 डिग्री का, तो ये सबसे ज्यादा बनेगा, मतलब सबसे पहले अभिक्रिया देगा।
ठीक है। और जो 2 डिग्री है इसका स्थायित्व कम होगा तो ये थोड़ी बाद में अभिक्रिया देगा। 1 डिग्री का स्थायित्व और भी कम होगा तो ये और लेट अभिक्रिया होगा देगा। और 0 डिग्री का स्थायित्व सबसे कम होगा तो ये और भी धीमे तरह से अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर OH निकलने के बाद भी ये क्या रहता है, स्थायी रहता है, इसलिए आसानी से ये OH दे देता है। ठीक है, ये आसानी से OH दे देगा, जिसका कारण यहाँ पर क्या जाएगा CH3 यानी ये धनायन आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पर अटैक कौन करेगा, हेलोजन आसानी से अटैक कर लेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होगी वो किसकी होगी, 3 डिग्री की होगी। इसके बाद किसकी होगी, इसके बाद 2 डिग्री की होगी और इसके बाद किसकी होगी 1 डिग्री और सबसे कम कौन होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चर्चा करते हैं। क्लियर, चलो अगली जो विधि आती है वो आती है डार्जेन अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा, डार्जेन अभिक्रिया द्वारा। डार्जेन अभिक्रिया कह सकते हो या डार्जेन प्रक्रम कह सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। देखिए डार्जेन प्रक्रम में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्कोहल की क्रिया जो है हम कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, यानी SOCl2। इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन का सूत्र क्या होता है, C5H5N। क्या होता है, C5H5N। इसको अपन क्या बोलते हैं, पिरिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरिडीन। ठीक है, तो यहां क्या बनता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। कैसे होता है, देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, R को मैं लिख रहा हूं CH3। क्या लिख रहा हूं, CH3। अब मैं इसको पूरा खोल के लिख रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, ये O और ये H। ठीक है, खोल के लिख रहा हूं। और थायोनिल क्लोराइड में क्या हो जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O, इधर क्या होता है ये Cl और इधर क्या होता है ये Cl। ठीक है, तो यहां से ये बंध कुछ इस प्रकार से टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा और ये इस तरह से यहां से इस। ठीक है, तो ये क्या हो गया CH3Cl। यहाँ पर R लिखो चाहे CH3 लिखो, आपको एक पता है, सेम बात है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो इधर ये तो क्या हो जाएगा आपका CH3Cl। ठीक है, और देखो S और ये क्या है S, ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, तो क्या हो गया SO2 प्लस ये क्या निकल जाएगा HCl। क्या निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो डार्जेन प्रक्रम किसे कहते हैं, डार्जेन अभिक्रिया या डार्जेन प्रक्रम किसे कहते हैं, कि जब पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, समझिएगा ध्यान से, जब पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया, जब पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, जब पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे गुरुजी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिएगा इस अभिक्रिया के अंदर यहां पर जो 2 उत्पाद बन रहे हैं कौन कौन से, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक HCl। ये दोनों क्या होते हैं, गैसीय उत्पाद होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, गैसीय उत्पाद होते हैं। और ये गैसीय उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रिया में क्या होते हैं, गैस के रूप में उड़ जाते हैं, गैस के रूप में उड़ जाते हैं। तो बचा क्या, बचा कौन CH3Cl, या अपन यूं कह सकते हैं एल्किल क्लोराइड शेष रहता है। ठीक है, केवल एल्किल क्लोराइड है तो ये किस रूप में रहेगा, शुद्ध रूप में रहेगा, इसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं रहेगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं ये जो डार्जेन अभिक्रिया है ये शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि है।
क्या है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि है। इसके द्वारा जो आपको जो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है वो बिल्कुल क्या होता है, शुद्ध होता है। कैसा होता है, शुद्ध होता है। क्लियर, कंप्लीट, क्लियर। इसलिए ये अभिक्रिया जो है कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। सीधा सा नाम आता है कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखी है, तो उसमें सीधा लिखा होता है डार्जेन अभिक्रिया। इस पर क्या लिखनी होती है, टिप्पणी लिखनी होती है, यानी क्या है, या इसका समीकरण लिखना होता है इस प्रकार से, ये क्या होती है। या फिर ऐसे भी आ जाता है कि शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि बताइए, या शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि की अभिक्रिया लिखिए। क्लियर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। ले लिया, चलो। तो यहां पे हमने एल्कोहल में दो विधियां देख ली। पहली तो कौन सी थी अपनी, जब एल्कोहल की क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, हेलोजन अम्ल के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, हेलोजन अम्ल यानी HX के साथ। दूसरी हमने देखी किसके साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ। अगली अपन देखते हैं एल्कोहल की क्रिया जब अपन किसके साथ कराते हैं, फास्फोरस हैलाइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, जब हम एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड यानी PCl5 और PCl3 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो भी अपने को क्या प्राप्त होता है, अपने को एल्किल हैलाइड जो है वो प्राप्त होता है। देखिएगा क्या होता है इसके अंदर, जैसे मैं ले रहा हूं एल्कोहल ROH लेता हूं और इसकी क्रिया में किसके साथ कराता हूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराता हूं, यानी PCl5 के साथ करवाता हूं। किसके साथ करवाता हूं, PCl5 के साथ। तो मुझे क्या प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है यहां पर RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, यानी ये क्या प्राप्त हो गया, मुझे एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। मित्रों क्या प्राप्त हो गया, एल्किल क्लोराइड। गुरुजी ये कैसे होता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। समझने के लिए देखिएगा, इस R को फिर से मैं क्या लिख रहा हूं, CH3 लिख रहा हूं। ये ऑक्सीजन हो गया और ये क्या हो गया, H हो गया। अब देखिएगा फास्फोरस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फास्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं क्लोरीन। देखिएगा ये क्लोरीन, इधर भी ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से टूटेगा, यहां से ये ऐसे टूट जाता है और ये इस प्रकार से यहां से आप तोड़ दो समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CH3Cl, क्या हो गया, CH3Cl, यानी ये बन गया आपका मेथिल क्लोराइड। और क्या देखो PO और क्लोरीन कितने साथ में, 3, तो क्या हो जाएगा POCl3। ये क्रियाविधि नहीं है, ये क्रियाविधि नहीं है, ये मैं केवल याद रखने के बेसिस पे, ताकि आपके समझ में आ जाए, आप अभिक्रिया को आसानी से लिख सको कि क्या उत्पाद बनेगा, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। इसकी क्रियाविधि आपके कोर्स में नहीं दे रखी है। और यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकल जाएगा दोस्तों, HCl, क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां पर ये भी जो अभिक्रिया होती है कैसी होती है, उष्मा शोषी होती है, यानी इसमें यहां पर अपने को क्या देनी होती है, उष्मा देनी होती है। क्या देनी होती है, उष्मा। ठीक है, ये आप लिख देना, ना लिखो तो भी इतना कुछ नहीं है, उसमें चल जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अपन अगला अपन क्या करते हैं, अगर इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ये तो है PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अपन जब अपन अभिक्रिया कराते हैं यानी PCl3 के साथ, तो देखो उत्पाद अपने को क्या प्राप्त होगा, एक तो अपने को प्राप्त होगा 3RCl और क्या प्राप्त होगा अपने को, फॉस्फोरिक अम्ल यानी H3PO3। क्या प्राप्त होगा, H3PO3। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि आपके जो एल्कोहल है, एल्कोहल के द्वारा अपन किस किस प्रकार से अपन एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप अच्छे से लिखते चलिए, नोट्स बनाते रहिए।
या अगर आप चाहो तो नोट्स यहाँ बना लो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। वहां प्रॉपर इनके नोट्स जो है हमने अपलोड कर रखे हैं, कंप्लीटली व्यवस्थित नोट्स जो है वहां में हमने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो अगली विधि देखते हैं दोस्तों। अगली विधि जो आती है वो आती है हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा जो है अगली विधि आती है, वो हम देखते हैं हैलोजन विनिमय के द्वारा कौन सी विधि है। ठीक है, हैलोजन विनिमय द्वारा अगली विधि लगा दीजिए, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले, जो पहली जो अभिक्रिया आती है वो आती है आपके फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कुछ किताबों में इसको फिंकेल्स्टाइन भी लिखा हुआ है और कुछ किताबों में इसको फिंकेल्स्टीन भी लिखा हुआ है। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया द्वारा ये किसका भाग है? हैलोजन विनिमय के द्वारा। किसके द्वारा? यानी हैलोजन विनिमय की दो अभिक्रिया आपके दे रखी है। हैलोजन विनिमय इसकी दो अभिक्रिया आपके दे रखी है। एक तो दे रखी है कौन सी? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। और एक दे रखी है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। कौन सी दे रखी है? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। दोनों को अपन देखते हैं कि क्या होता है इनके अंदर। देखिए फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया जो है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया RCl, आपको भी गुरुजी तो ऑलरेडी है, जब ये ऑलरेडी एल्किल हैलाइड है तो फिर अपन इसके साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हैं भाई? ये RCl है, यानी ये एल्किल क्लोराइड है और मुझे चाहिए मान लो एल्किल आयोडाइड चाहिए। क्या चाहिए? एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल क्लोराइड को एल्किल आयोडाइड में कैसे परिवर्तित करेंगे? क्वेश्चन आ सकता है, एल्किल क्लोराइड को एल्किल आयोडाइड में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो उसको अपन करेंगे किसके द्वारा? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के द्वारा। तो इसकी क्रिया कराते हैं अपन किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ। और किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में ये अपन करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? एसीटोन की उपस्थिति में। और यहां पर अपन हल्का सा इसको क्या करते हैं? गर्म भी करते हैं। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? ये NaCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और आपका क्या बन जाएगा? RI, और ये बाहर क्या निकल जाएगा? NaCl। क्या निकल जाएगा? NaCl। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में कैसे परिवर्तित करेंगे? ठीक है, तो किसके द्वारा करेंगे? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के द्वारा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, CH3Br प्लस NaI। क्या हो जाएगा? ये किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड, यानी CH3I, और बाहर क्या निकल जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी आती है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। वो भी मैं बता देता हूं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसमें भी क्या होता है? हैलोजन विनिमय होता है। क्या होता है? हैलोजन विनिमय। इसको मैं इधर बता रहा हूं। ठीक है, जैसे आपके पास है कोई एल्किल आयोडाइड है। क्या है? एल्किल आयोडाइड। इसकी क्रिया अपन कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? सिल्वर फ्लोराइड से। किससे? AgF से करवाएंगे, सिल्वर फ्लोराइड से। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? AgI। बाहर क्या निकल जाएगा? AgI। और ये क्या बन जाएगा? RF, यानी एल्किल फ्लोराइड। और बाहर निकल जाएगा AgI, यानी सिल्वर आयोडाइड जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। जिसको मैं देखो और लिख देता हूं मैं, CH3Cl प्लस क्या है? AgF। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? CH3F, और बाहर क्या निकल जाएगा? AgCl। क्या निकल जाएगा? AgCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? श्वार्ट्ज अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्लियर? बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार। कई बार पूछा भी जाता है कि एल्किल क्लोराइड को एल्किल आयोडाइड में कैसे परिवर्तित करेंगे, या एल्किल क्लोराइड को एल्किल फ्लोराइड में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये हो गया आपका एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड, और ये हो गया एल्किल क्लोराइड से एल्किल
फ्लोराइड। क्लियर? तो दोनों अभिक्रिया है, बहुत ही इजी है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकलस्टीन अभिक्रिया में क्या होगा, एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, जिसे क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है? और श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल आयोडाइड या फिर एल्किल क्लोराइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराई जाती है, जिसे क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी फिंकलस्टीन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। और ये किसके भाग है, हेलोजन विनिमय। यहां आप देख रहे हो हेलोजन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। यहां सोडियम के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ था, तो सोडियम के साथ कौन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया और आयोडीन इधर जुड़ गया। ठीक है? तो यह है हेलोजन विनिमय का भाग है। किसका भाग है, हेलोजन विनिमय। तीसरा जो इसका प्रमुख भाग आता है, एक और आता है हुंस डिकर अभिक्रिया। कौन सी आती है, हुंस डिकर अभिक्रिया। तो उसको भी हम करके देखते हैं, हुंस डिकर अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इधर, हुंस डिकर अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसके सिल्वर लवण की क्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। जैसे मान लो RCOOAG, ये हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया अपन किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है? तो ये बन जाएगा RBr प्लस CO2 और बाहर क्या निकल जाएगा, AgBr। क्या निकल जाएगा, AgBr जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, यानी मैं लिख देता हूं CH3, ये इस प्रकार से होता है, सिरिल बॉन्ड OOAG। ठीक है? इसकी क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, यानी Br2 किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। क्या बन जाएगा, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है? तो इसे अपन क्या बोलते हैं, हुंस डिकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हुंस डिकर अभिक्रिया। परिभाषा अपन कैसे दे सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, हुंस डिकर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब आप किताब में देखोगे तो वहां पर किताब में लिख रखा है विकार्बोक्सिलीकरण। क्या लिख रखा है, विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण। क्या लिख रखा है, विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब किसी यौगिक से क्या निकलती है, CO2 बाहर निकलती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। यानी CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण, CO2 का निकलना विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है? तो यहां देखो क्या निकल रही है, CO2 बाहर निकल रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विकार्बोक्सिलीकरण कहेंगे। ठीक है? और ब्रोमीनीकरण का मतलब क्या होगा, ब्रोमीन का जुड़ना, क्योंकि यहां पर देखो ये ब्रोमीन जुड़ गया, यहां पर देखो जुड़ा नहीं जुड़ा। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, हुंस डिकर अभिक्रिया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा किताब में लिखा हुआ है, जैसी आपकी मर्जी। क्लियर? चलो अंतिम जो विधि आती है हेलो एल्केन बनाने की, वो है प्राथमिक एमीन द्वारा। प्राथमिक एमीन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूं। प्राथमिक एमीन द्वारा, किसके द्वारा, प्राथमिक एमीन द्वारा। सबसे पहले तो एमीन क्या होता है, देखिए आगे जो आपका जो 13वां चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, उसमें हम एमीन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन आप यहां एक सामान्य तौर पर समझ लो कि एमीन क्या होगा। जैसे ये NH3 है, क्या है, NH3। मैंने इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, NH2। यानी जब अमोनिया से हाइड्रोजन का विस्थापन किसी समूह द्वारा हो जाता है
तो प्राप्त समूह क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि प्राथमिक एमीन के द्वारा अपन हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए कि एमीन, प्राथमिक एमीन का मतलब क्या होगा? देखो ये R, ये NH2, ठीक है, यहां नाइट्रोजन, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं CH3NH2, ठीक है, ये है। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक एमीन। अगर मैं लिख देता हूं CH3NH3, तो यहां नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो ये तो क्या हो गया? प्राथमिक या 1 डिग्री। यहां नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री या द्वितीयक। उसी प्रकार से CH3N और ये CH3, यहां नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहां नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री या फिर तृतीयक। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री या तृतीयक इसे हम कह सकते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्राथमिक एमीन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राथमिक एमीन के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। प्राथमिक एमीन से जो है हम एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरी चाय भी आ चुकी है। चाय पियोगे? नहीं पियोगे? कोई बात नहीं, नहीं पी लेता हूं। देखिए प्राथमिक एमीन से समझ में आ गया? प्राथमिक एमीन क्या होगा? ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक है। ठीक है, प्राथमिक एमीन किसे कहेंगे? अगर नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो द्वितीयक, अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो तृतीयक। क्लियर? आगे बढ़ते देखो, तो ये है आपका प्राथमिक एमीन, है ना, ये रहा सामने। इसको मैं इधर लिख देता हूं, RNH2। जब इसकी क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं? NOCl के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? NOCl के साथ। किसके साथ कराते हैं? NOCl के साथ कराई जाती है। किसकी क्रिया? प्राथमिक एमीन की क्रिया। इसकी क्रिया किसके साथ कराई जाती है? NOCl के साथ। तो अपने को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? अपने को प्राप्त होता है RCl। क्या प्राप्त होता है? RCl। बाहर निकल जाएगा N2 प्लस H2O। ठीक है गुरुजी, कैसे होगा? इधर देखो CH3, ये नाइट्रोजन, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन खोल के लिख दिया मैंने, और ये नाइट्रोसिल क्लोराइड। देखिए इस प्रकार से होता है ये कुछ। ठीक है, ये ऐसे टूटेगा, यहां से ये टूटेगा और यहां से ये टूटेगा, तो इधर क्या निकला? CH3Cl। क्या निकला? CH3Cl प्लस ये NN क्या हो गया? N2। क्या हो गया? N2। और देखिए H2 और ये O, H2O। अब देखिएगा ये जो है NOCl, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड। और इसका एक फेमस नाम भी है, इसी को कहा जाता है टिल्डन अभिकर्मक। क्या कहा जाता है? टिल्डन अभिकर्मक। एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, टिल्डन अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। टिल्डन अभिकर्मक क्या कहा जाता है? इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही कहा जाता है टिल्डन अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही क्या कहा जाता है? टिल्डन अभिकर्मक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 10 सेकंड है आपके पास। तब तक मैं भी चाय पी लेता हूं। ले लिया? चलो, तो ये हो गई आपके हेलो एल्केन बनाने की विधियां कंप्लीट। इनमें से हेलो एल्केन बनाने की विधि में से कोई भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जा सकता है। इनको घुमाया जा सकता है, इनको घुमाया जा सकता है। और कैसे कैसे घुमाते हैं, अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई है, आगे हम देखते जाएंगे। और इन अध्याय से या इन चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उसकी भी हम साथ में चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत इंजॉयफुल है, मजेदार है। बस आपके पढ़ने का जो नजरिया है वो अलग होना चाहिए।
क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही उनको लगता है जैसे ये तो काला सांप आ गया। अरे बहुत इजी है, इससे इजी तो केमिस्ट्री में कुछ हो ही नहीं सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बस तुम क्या करते हो, अगर रट्टा मारते हो, और रट्टा नहीं मारना है, तुम बस बस रट्टा मार लेते हो, हरा बिगड़ा को जैसे प्राथमिक में इसको रट्टा मार लिया। अरे प्रोसेस को समझो, कैसे होता है उसको समझो, ठीक है, बहुत इजी है। इससे अगर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो यहां से नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। आप कहोगे सर भौतिक गुण नहीं पढ़ाओगे, भौतिक गुण में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, आप खुद किताब से एक बार रीडिंग मार लेना। और व्यवस्थित तरीके से अगर बात करें तो हमने नोट्स लिखा रखे हैं, आप नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हो, हमने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। बार बार हर वीडियो में कहता हूं कैसे आपको डाउनलोड करने हैं, फिर भी बच्चों के बार बार कमेंट आते रहते हैं सर नोट्स भेजिए नोट्स भेजिए। तो देखो सभी के पास भेजना पॉसिबल है नहीं, इसलिए हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है, आपको अगर लगता है कि हाँ वाकई में हमें कुछ ना कुछ यहाँ से फायदा मिल रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।